नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले क्लास में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के साथ साथ हमने ये देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेमा क्या होता है। ठीक है, ये शब्द क्या होता है, लेमा 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 क्या है ये शब्द, लेमा रे लेमा लेमा। ठीक है, ये शब्द का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं दोस्तों, लेमा का मतलब बड़ा सिंपल है। लेमा का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी सच है इसका मतलब कि वो चीज़ प्रूव हो चुकी है। एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, आप क्या करते हो, आप उस प्रूवन स्टेटमेंट को यूज़ करते हो किसी नए स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, लेमा का बस इतना सा ही मीनिंग होता है, एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, आपने उसको यूज़ कर लिया एक नए स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सिंपल। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हमारे जो मैथमेटिशियन है यूक्लिड भाई साहब, इन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मान लो कि मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ a और दूसरा इंटीजर ले लेता हूँ b। इसके साथ क्या कंडीशन लगाया कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, साथ ही साथ ये दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपका a b से बड़ा है। ठीक है, तो a b से बड़ा है। अगर ये चीज़ सच है तो आप a को लिख सकते हो इस फॉर्म में, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बस ये इक्वेशन ही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो आर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आर है ना दोस्तों, ये आर का वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, पर साथ ही साथ ये आर बी से छोटा होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत काम आने वाला है। अगर ये चीज़ सच है तो ये इसके साथ लिखना ही पड़ेगा आपको। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाता है। ठीक है, पर ये चीज़ है क्या भाई, लिख तो दिया मैंने, पर इसका मतलब क्या है, किसी ने ऐसा कुछ भी लिख दिया तो मानना थोड़ी है। इसको देखते हैं कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ये आपने बहुत बार देखा है, सिर्फ यहाँ a b q r के टर्म्स में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक नंबर ले लो, मान लो 7। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 7 को 2 से डिवाइड करना है। मैं 7 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, तो मैं क्या करूँगा, 7 लिख दूँगा और क्या करूँगा, बाजू में एक लाइन बनाऊँगा ऐसे। ठीक है, एक ऐसी लाइन बनाऊँगा, डिज़ाइन बनाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 2। ठीक है, अब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें वो छोड़ो, 7 को डिवाइड कैसे करेंगे हम 2 से, हम देखेंगे कि 2 के टेबल में क्या 7 आता है
अगर 7 आता होगा तो यहाँ पे उसका मल्टीपल लिख देंगे, अगर 7 नहीं आता तो 7 से छोटा नंबर देखेंगे। तो 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ आता है 6। ठीक है, अब मैं 7 में से 6 को माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आता है 1। ये हमने 7 को डिवाइड कर दिया 2 की मदद से, बस इतना सही है। अब पर आपको इसमें कुछ चीज़ों का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो 7 है ना दोस्तों, 7, इस 7 को बोलते हैं डिविडेंड। इस 7 को हम सब बोलते हैं डिविडेंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम रखा गया है डिविडेंड। ठीक है, इस 2 को हम बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं इस 2 को हम? डिवाइज़र। ठीक है, इस 3 को हम क्या बोलते हैं? इस 3 को हम बोलते हैं कोशंट। क्या बोलते हैं हम इस 3 को? इस 3 को हम बोलते हैं कोशंट। ठीक है, और ये जो 1 है हमारा, इस 1 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। इस 1 को हम प्यार से बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, अब मेरा प्रश्न सुनिए आप, प्रश्न देखिए। मैं 7 को 2, 3 और 1 के मदद से लिखना चाहता हूँ। समझो, क्या मैं 7 को 2, 3 और 1 यूज़ करके लिख सकता हूँ? अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इसको लिखा ज़रूर जा सकता है। कैसे? देखो, ये जो 7 है, 7 को मैं यहाँ लिख दूंगा 7। ठीक है, 7 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 6। 6 आ चुका है, 7 बनाना है। क्या मैं इसमें एक और ऐड कर दूँ? हाँ बिल्कुल कर दो। क्या एक ऐड करने की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ +1? +1 कर रहा हूँ या प्लस रिमाइंडर कर रहा हूँ? मैं प्लस रिमाइंडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को, ये जो हमने लिखा है, इसको आप इससे कंपेयर करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, उसको हम लिखते हैं। 7 हो जाएगा आपका, 7 जो है वो है डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 2 है आपका डिवाइज़र, तो यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइज़र। डिवाइज़र इनटू 3 क्या है? 3 है आपका कोशंट। कोशंट को क्या मैं छोटा सा क्यों लिख दूँ? बिल्कुल लिख दो। प्लस 1 क्या है? 1 है आपका रिमाइंडर, तो क्या मैं यहाँ पे r लिख दूँ? बिल्कुल लिख दो। अब इसको अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिविडेंड ही आपका a है? हाँ बिल्कुल है। डिवाइज़र ही आपका b है? बिल्कुल है। क्वोशंट ही आपका q है और रिमाइंडर ही आपका r है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और कुछ नहीं, आपका यही फेमस रिलेशन है। और क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा आपका रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होगा या ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है कि r हमेशा 0 और b के बीच में होता है, छोटे से छोटा वैल्यू उसका 0 हो सकता है। बस यही चीज़ यूक्लिड भाई साहब ने यहाँ पे ऐसे लिख दी, और इसी चीज़ को यूज़ करके हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? पहला प्रश्न हमारा ये बोलता है कि शो दैट दोस्तों, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2 into q, and show that every positive odd integer is of the form 2 into q plus 1 where q is some integer। ये हमारा पहला प्रश्न है। देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि 2q इवन है, और हमें प्रूव करना है कि 2q plus 1
ऑड है, बिल्कुल सही हो गया ये चीज़। अब ये तो प्रूव करने बोला है, मुझे पता क्या है, मुझे अब तक सिर्फ एक ही इक्वेशन पता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो मैं उसी को यहाँ पे लिख देता हूँ, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं b के जगह 2 पुट करता हूँ, b के जगह 2 पुट करता हूँ, अब मैं आप बोलोगे कि मैंने b की जगह 2 ही क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में q के बाजू में 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी q के बाजू में 2 दिख रहा है, तो मैं b को 2 पुट करके देखता हूँ। अगर मैं b को 2 पुट करता हूँ तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, हमें पता है कि r 0 से लेकर b के बीच में होता है, इसका मतलब r 0 से लेकर 2 के बीच में होगा। r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, ये पहला केस हो गया। 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर r हो सकता है, 0 और 2 के बीच में तो एक ही इंटीजर है जो है 1, तो r का दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया 1। ठीक है, अब केस 1 देखो, b हमने 2 मान लिया, केस 1 जब r की वैल्यू 0 है, जब r की वैल्यू 0 है तो क्या a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू क्यू प्लस 0, जो कि इक्वल आ जाएगा 2q के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, q एक इंटीजर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, आप q के जगह कोई इंटीजर वैल्यू रख के देखो, q के जगह 1 रखो, क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1। क्या 2 इंटू 1 2 आता है, हाँ आता है। क्या 2 एक इवन इंटीजर है, बिल्कुल है। अब q के जगह आप 4 रख के देखो, 2 इंटू 4 8, क्या 8 एक इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या मैं एक इवन नंबर को 2 इंटू क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या मेरा पहला क्वेश्चन, पहला चीज़ प्रूव हो चुका है क्या दोस्तों, बिल्कुल प्रूव हो चुका है। अब दूसरा देखो, केस 2, ये हमारा केस 1 है, केस 2 जहाँ पे r का वैल्यू इक्वल है 1 के। ठीक है, जब r 1 के इक्वल है तो a का क्या वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा 2 इंटू क्यू प्लस 1। ठीक है, अब q मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि एक इंटीजर है, q के जगह कोई भी इंटीजर रख के देखो, 1 रख के देख लो, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, क्या 3 एक ऑड नंबर है, बिल्कुल है। q के जगह कोई और नंबर रख के देखो, 2 रख के देखो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 भी एक ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या मेरा ये चीज़ ऑड आता है हर q वैल्यू के लिए जो कि एक इंटीजर होगा, बिल्कुल ऑड आता है। तो क्या मेरा सेकंड चीज़ भी प्रूव हो गया है, हाँ बिल्कुल हो गया है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके ये चीज़ बड़े आराम से प्रूव कर दी है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब तक हमने क्या देखा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम दूसरा चीज़ देखेंगे, अब हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखते हैं ये एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिदम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। एल्गोरिदम क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपको एल्गोरिदम से क्या समझ में आता है? शब्द इतना सुनने में भारी लगता है और ये बिल्कुल भारी शब्द नहीं है। एल्गोरिदम मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इंग्लिश में बोल दिया, इसका मतलब क्या है? सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मैं पानी को गर्म करना चाहता हूँ तो पानी तो ऐसे ही हाथ में रख के गर्म नहीं हो जाएगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे पानी गर्म होता है। सबसे पहले मैं एक बॉटल लूँगा, एक बर्तन लूँगा, बॉटल पानी से भरा हुआ होगा, उस बॉटल से मैं पानी डालूँगा बर्तन में। अब ये जो बर्तन में पानी है, इसको ले जाकर मैं गैस के ऊपर रखूँगा,
फ्लेम ऑन करूँगा और वेट करूँगा 10-15 मिनट जब तक वो पानी बॉईल होता है। तो पानी गर्म करने के लिए हमने कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए कि नहीं किए? बिल्कुल किए। इसी सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को बोला जाता है एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। सिंपल। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है दो नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए। अब ये HCF क्या होता है? HCF शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? मान लो दो नंबर मैं ले लेता हूँ, एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है 18। ठीक है, मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका मुझे HCF कैलकुलेट करके दो। ठीक है, इन दोनों नंबर का HCF कैलकुलेट करके दो। मतलब क्या कैलकुलेट करके दो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप नाम से ही पता कर लोगे कि होता क्या है। मुझे एक बात बताओ, 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? क्या मैं 12 के फैक्टर्स निकाल के देखूं? हाँ, देखते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। तो क्या मैं 12 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। बिल्कुल सही है। 18 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 18 के फैक्टर्स आएंगे 2 से डिवाइड करो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करो 1 आएगा। इसका मतलब मैं 18 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। बिल्कुल सही है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों का HCF, मतलब वो फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब 2 इंटू 3 दोनों में प्रेजेंट है। 2 इंटू 3 होता है 6, मतलब 6 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। और अगर आप 2 और 6 को कंपेयर करते हो तो 6 बड़ा है। यहाँ पे भी अगर आप 6 को 3 से कंपेयर करते हो तो 6 बड़ा है। मतलब 6 3 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है। तो क्या ये हाईएस्ट फैक्टर हुआ? हाँ हुआ। और क्या ये कॉमन भी है दोनों में? हाँ बिल्कुल है। तो 6, 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। बस पहले हम इसको ऐसे इस स्टाइल से कैलकुलेट करते थे। अब यूक्लिड भाई साहब ने हमें एक सीरीज ऑफ स्टेप्स दे दिया कोई भी दो नंबर का HCF कैलकुलेट करने के लिए। वो सीरीज ऑफ स्टेप्स को हमें पढ़ना है, तो देखते हैं क्या है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे और देखते हैं स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं जिससे हमें HCF मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो हमारा 6, 12 और 13, 14। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है HCF निकालिए 612 और 1314 का। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का हमें HCF कैलकुलेट करना है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलता है कि सबसे पहले आप दोनों नंबर्स को कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर कीजिए? एक दूसरे से। ठीक है, पहला स्टेप हो गया आपका कंपैरिजन। कंपेयर करके रिजल्ट क्या आएगा? आपको देखना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। 6, 12 और 13, 14 में बड़ा नंबर है 13, 14। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि 6, 12 जो है वो 1314 से छोटा है। करेक्ट, इतना करेक्ट हो गया।
अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलता है कि आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, बड़े को छोटे से डिवाइड करो। तो मैं लिख दूंगा 13 14 यहाँ पे, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 6 12 से। ठीक है, बस आपको डिवाइड करना है। मैं 6 12 का टेबल तो जानता नहीं हूँ, बट हाँ 6 का टेबल मैं जानता हूँ। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। इसका मतलब 6 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हो तो 1300 से छोटा नंबर आने का चांसेस है। तो 6 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 6 12 इंटू 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 4 माइनस 4 0, 11 माइनस 2 9, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, यानी मेरा रिमाइंडर आया 90। क्या 90 डिवाइज़र से छोटा है? बिल्कुल है, यानी राइट है ये आंसर। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वही a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस फॉर्म में लिख देना है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a क्या है हमारा 1314, तो 1314 इज इक्वल्स टू b है हमारा 612, 612 इंटू क्यू है हमारा 2 प्लस r है हमारा 90। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप। अब आपको कब तक ये चीज़ करना है, कब तक मैं डिवाइड करते रहूँगा? आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर, ये जो आपका रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल ना आ जाए। जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। पर पहले स्टेप में आपने बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया, दूसरे स्टेप में आपको कुछ और करना है। दूसरे स्टेप में आपको डिवाइज़र को रिमाइंडर से डिवाइड करना है, डिवाइज़र को रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइज़र बड़ा होगा आपका हमेशा रिमाइंडर से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, 6 12 को उठा के यहाँ लिख दो और 90 मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, 6 12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 9 के टेबल में 6 से करेंगे तो 54 आएगा, तो 90 इंटू 6 हो जाएगा 540। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस 0 0, 11 माइनस 4 7, 5 माइनस 5 0, यानी मेरा रिमाइंडर आ गया 72। 6 12 को वापस इस फॉर्म में लिख दो, 6 12 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर इज 72। अब मैं 90 को 72 से डिवाइड करूँगा, यहीं पे लिख दो, 72 के आगे इसको चिपका दो, 72 1s are 72। ठीक है, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 7 1। ठीक है, अब वापस इसको इसी फॉर्म में लिख दो, 90 इज इक्वल्स टू 72 इंटू 1 प्लस आर। अब मैं 72 को 18 से डिवाइड करूँगा, तो 18 यहाँ पे लिख दिया, 72 यहाँ पे लिख दिया, 18 4s are 72, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 आ गया दोस्तों। फाइनली जब मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मुझे रुक जाना है। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अब मुझे HCF मिल जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पर जो भी नंबर आपका डिवाइज़र होगा वही नंबर आपका HCF कहलाएगा। HCF डिवाइज़र होता है जब आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो मैं यहाँ 72 को कैसे लिखूँगा, 72 को लिख दूँगा 18 इंटू 4 प्लस 0, और यहाँ पे 18 ही मेरा HCF है दोस्तों, HCF। ठीक है, इसका मतलब HCF ऑफ 612 एंड 1314 इज इक्वल्स टू 18। तो ये हमने प्रश्न सॉल्व किया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है।
बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है, फिर डिवाइज़र को रिमाइंडर से डिवाइड करते जाना है। कब तक डिवाइड करना है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम पर जो भी आपका डिवाइसर होगा वही आपका HCF होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक प्रश्न, और ये प्रश्न आया था आपका CBSE 2019 में। ठीक है, तो ये आया हुआ प्रश्न है, बड़ा सिंपल, एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके हमने सॉल्व कर दिया। और एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऑलराइट, तो ये देखो, ये हमारा नया क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 के बजाय 3 नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, आपको पहले 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो बच जाएगा उसका इस दूसरे नंबर के साथ सिलेक्शन करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले 180, 252 और 324, इन तीनों में से 2 बड़े नंबर्स को चुन लो। 252 बड़ा नंबर है 180 से, और 252 से बड़ा है 324। तो सबसे पहले इन दोनों का HCF कैलकुलेट करो। थोड़ा फास्ट करेंगे अभी। ठीक है, 252 छोटा है 324 से। ठीक है, तो मैं 324 को 252 से डिवाइड कर दूंगा। 324 को डिवाइड कर दो 252 से, तो 252 1s आर 252, 4 minus 2 2, 12 minus 5 7, 2 minus 2 0। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 72 आया है, 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं इसको वापस डिवाइड करूँगा। 72 मेरा रिमाइंडर है, डिवाइज़र को डिवाइड कीजिए 252 से। क्या 72 के टेबल में 252 आता है? चेक करके देखो। 72 के इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, नहीं आएगा। 72 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, कर दो इसको सब्ट्रैक्ट। 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, वापस से डिवाइज़र को डिवाइड करूँगा। इसको उठाओ, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 72। 36 के टेबल में क्या 72 आता है? बिल्कुल आता है। 36 2 ज़ार 72, सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर 0 आ गया है। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब 36 मेरा HCF है इन दोनों नंबर्स का। तो इन दोनों का HCF है 36। अब 36 को कंपेयर करो 180 से। 36 छोटा है 180 से, तो 180 को डिवाइड कर दो 36 से। सिंपल। क्या 36 के टेबल में 180 आता है? चेक कर लेते हैं। 36 5 ज़ार करके देखो। 36 5 ज़ार, 5 6 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 180, बिल्कुल आ गया। 36 5 ज़ार 180। यहाँ तो मेरा पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब 36 इसका भी HCF है। इसका मतलब 36 और 180 का HCF जो है वो इक्वल है 36 के। इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है उसका HCF भी 36 के इक्वल आएगा। तो ये हमने देख लिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का 2 एकदम बेसिक सा प्रश्न। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।